अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HPL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। जनाब आज एक दफ़ा फिर ब्रेक है और कल से प्लेऑफ्स का मरहला बाकायदा उसका आगाज़ होगा। टूर्नामेंट में अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है और प्रोग्राम में कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनफरादी परफॉर्मेंसेस हैं, कारकर्दगी है खिलाड़ियों की, उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए। साथ ही जो टीम की परफॉर्मेंसेस हैं उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है और साथ में जो पैगामात हम तक बज़रिए सोशल मीडिया पहुँच रहे हैं उसके ऊपर भी हमने गुफ्तगू की। गुज़िश्ता रोज़ कुछ बात हो रही थी जनाब PSL के हवाले से और साथ साथ जो पाकिस्तान की सीरीज़ आगे आ रही है अफगानिस्तान के साथ, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। टीम सलेक्शन के हवाले से बात हुई है। तो जनाब कुछ और दीगर मामलात हैं, इस वक्त भी बहुत सारे सवालात हैं ख़ास तौर पे कोचिंग के हवाले से और जो टीम का इंतखाब हुआ है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय है। तो कोशिश करेंगे आज इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। और जो कल मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, जो टूर्नामेंट की दो पाए की टीमें हैं, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है दोनों ही टीमों की। और तारीफ़ करना होगी लाहौर कलंदर की, जिन्होंने टूर्नामेंट के आगाज़ से ही बड़ा शानदार अपनी कामयाबी का जो तसलसल था उसको जारी रखा। तो बहरहाल इस हवाले से भी बात होगी और कौन सी टीम जो है वो फेवरेट नज़र आ रही है। और कल भी इस प्रोग्राम में ये बात हुई कि टूर्नामेंट के अंदर एक और टूर्नामेंट का जो है वो आगाज़ हो गया है। तो ये जो फाइनल इसका मरहला है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा और लाहौर के अंदर मैचेस खेले जाएंगे। तो देखना ये होगा कि जनाब क्या सूरत हाल रहती है, कौन सी टीम जो है वो इन कंडीशन से फ़ायदा उठाती है और कौन इसको फ़ायदा उठाने में नाकाम नज़र आती है। आने वाले मैचेस में इसका तयन हो जाएगा। तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। बड़ा खूबसूरत तज्ज़िया और तबसरा कराएँ तमाम ही मैचेस के हवाले से। मुनीरुल हक साहब, उनको मैं एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश मुनीर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अच्छा जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे ज़फ़र अहमद साहब, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेट कोच भी हैं, इसके अलावा सेलेक्टर भी और बहुत सारे रोल्स पे काम कर चुके हैं। ज़फ़र अहमद पाकिस्तान की क्रिकेट और ख़ास तौर पे कराची के क्रिकेट में एक बड़ा नाम है। ज़फ़र अहमद साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक ज़फ़र भाई। अभी आपसे बात करते हैं, ज़रा मुनीर भाई हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, ज़रा पहले अब बात हो जाए PSL के मैचेस के हवाले से। जी मुनीर भाई, प्ले ऑफ्स का मरहला जो है वो आगाज़ होने वाला है और क्या तैयारियां नज़र आ रही हैं? नया दिन होगा, नया मरहला होगा, क्या ये कहा जा सकता है कि एक नए टूर्नामेंट का आगाज़ जो है वो होने जा रहा है? फरमाइए। बहुत शुक्रिया यासिर और आपके देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, जब PSL शुरू होता है तो सबकी नज़रें होती हैं कि हम टॉप 4 में पहुँचे, प्ले ऑफ में पहुँचे। तो बिल्कुल अब नए टूर्नामेंट का आगाज़ है क्योंकि प्ले ऑफ्स का आगाज़ है। जो फर्स्ट सेकंड के लिए उनके लिए फिर भी चांस है, लेकिन थर्ड फोर्थ पोजीशन वालों के लिए कोई चांस नहीं है। उन्हें हर मैच आखिरी मैच समझ के खेलना होगा। आज जो है वो कोच का भी ऐलान हो गया शारजा के लिए। अब्दुल रहमान जो डोमेस्टिक कोच हैं और बड़ी अच्छी कोचिंग करते हैं, मुल्तान सुल्तान के असिस्टेंट कोच हैं, उनको हेड कोच बनाया गया है। उमर गुल बॉलिंग कोच, मोहम्मद यूसुफ को रिटेन किया गया है एज ए बैटिंग कोच। यानी समझ लें कि अब्दुल रहमान को सकलैन मुश्ताक की जगह इस फर्दर टाइम बीइंग इस सीरीज़ के लिए 3 मैचों की सीरीज़ के लिए बनाया गया है। अच्छा फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा को और कई डोमेस्टिक टूर्नामेंट वो जितवा चुके हैं, पिशावर पैंथर के लिए भी। तो अच्छा ये डिसीजन है, इसको आप नहीं कह सकते। कल जो टीम अनाउंस हुई थी उसमें भी हमने काफ़ी तफसील से बात कर ली थी, आज भी कुछ उसमें बात करेंगे क्योंकि वो है। अच्छा, अब अगर हम इन चारों टीमों की बात करते हैं तो बिल्कुल आपने सही कहा यासिर कि नया दिन है और हर टीम ये सोच के खेलेगी कि उसे आगे जाना है। अब ये वक्त नहीं है उनके पास, ना वो किसी अपने प्लेयर को अब रेस्ट दे सकते हैं, ना वो अपने किसी प्लेयर से कुछ कम परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं। उनको हर सूरत अपनी परफॉर्मेंस 100% देनी पड़ेगी। लाहौर मुल्तान के लिए आम तासुर ये है कि लाहौर मुल्तान की टीमें जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई एक बार फिर कर लेंगी। एक तो जो चीज़ बताने वाली हुई है कि लास्ट ईयर भी इसी पैटर्न से टीमें आई थी, यानी फर्स्ट पोजीशन लाहौर की थी, सेकंड मुल्तान, थर्ड इस्लामाबाद, फोर्थ पेशावर। लास्ट ईयर का समझिए रेप्लिका हो रहा है, यानी वही टीम उसी अंदाज से खेल रही हैं। और लास्ट ईयर मुल्तान और लाहौर की टीमें फाइनल पहुंची थी और लाहौर जीती थी। तो हो सकता है कि इस दफ़ा भी लाहौर की टीम अगर जीत लेती है तो ये तो नया रिकॉर्ड बनेगा। लगातार 2 मरतबा कोई भी टीम PSL जीते, अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन लाहौर के लिए जो सबसे बड़ा भी इशू मुझे नज़र आ रहा है वो राशिद खान की इंजरी नज़र आ रही है। इफ़ राशिद खान विल नॉट बी अवेलेबल, ये फिर बहुत ज़्यादा एक मुश्किल होगा। क्योंकि यासिर आप भी देख चुके हैं कि 2 या 3 मैचेस मैंने देखे, तना राशिद खान ने
पूरी उनकी मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की कमर तोड़ दी और वो मैच बुरी तरह से मुखालिफ टीम में हार गई। तो राशिद खान खैर बॉलर ही बहुत हैं। अब कंकशन इंजरी है, अब कंकशन इतनी जल्दी सही तो नहीं हील होती, नहीं होती बिल्कुल। खुद राशिद खान को ही पता है कि आगे 3 उनकी टीम के लिए T20 सीरीज में उसके भी सबसे अहम प्लेयर हैं, अफगानिस्तान के लिए भी। तो एक अगर वो नहीं मिलते हैं तो एक इशू तो उनको होगा। उसके बावजूद बॉलिंग चूँकि बहुत अच्छी है, खुद कप्तान अफरीदी, शाहीन अफरीदी 14 विकटें, हारिस रऊफ 14 विकटें, राशिद खान उनसे भी 1 विकेट ज़्यादा 15 विकटें, तो बॉलिंग तो इनकी अच्छी है। लेकिन बैटिंग में हमने ये देखा कि फ़खर के ऊपर अब भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। फ़खर ने रन अच्छे बनाए, 378 रन बना चुके हैं, सेंचुरी बनाई, 250 बनाई, लेकिन कंसिस्टेंसी वाली बात होती है, थोड़ा सा एक शेक रहता है कि फजल चलेंगे या नहीं चलेंगे। चल गए तो बहुत अच्छा, बड़ी वॉलेटाइल परफॉर्मेंस है, बिल्कुल ऐसा। अब्दुल्ला शफीक कारकर्दगी खासी अच्छी रही है, इसी वजह से उनको टीम में भी लिया गया अगेंस्ट अफगानिस्तान। अब सैम बिलिंग, हुसैन तलत, सिकंदर रजा, इनकी एक 50 है, लेकिन सिकंदर रजा बॉलिंग बैटिंग दोनों में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बैटिंग में अगर आप बड़े नाम देखेंगे तो वो चीज़ नज़र नहीं आती जो हमें मुल्तान में नज़र आती है। लेकिन लाहौर की टीम चूंकि अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, हौसला बहुत है, शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह लीड कर रहे हैं टीम को, सबने देखा, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा एज दे सकते हैं। बट यू कांट प्रेडिक्ट इन क्रिकेट, और T20 में तो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन सी टीम जीतेगी। हमने कई टीमों को देखा है कि बहुत, अब देखें लाहौर की टीम सबसे जीत गई, कराची से दोनों मैच हार गई और मार्जिन से हारी 67 रन से और 86 रन से। तो ये चीज़ें देखने की हैं। आगे चलें, उसके बाद फिर मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर की बात इसकी तरफ आते हैं। बिल्कुल ठीक है, ज़रा ज़फ़र भाई से बात हो जाए। अच्छा ज़फ़र भाई, हमारे उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ कप्तान सरफराज अहमद और जैसे न जाने कितने खिलाड़ियों को दरियाफ्त किया और उनको खिलाया भी अपनी कोचिंग के अंदर, और उनकी जो टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स, ज़फ़र भाई ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि ये जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो परफॉर्मेंस है और बिलखुसूस उसमें सरफराज अहमद की कप्तानी को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, फरमाइएगा क्या कहेंगे कि क्यों इस सीज़न में भी कोई खातिरखा कारकर्दगी नहीं दिखा सके? चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताएं। एक्चुअली यासिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बाकी ये है कि इस दफा शुरू का जो मोमेंटम था ये कोयटा ग्लैडिएटर का बन नहीं सका, और ये जाके जो पिंडी में इनकी गई थी तो इनकी टीम थोड़ी जेल हुई और उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। ऐसा लगा जैसे ये जो मैच जीते थे कि शायद फाइनल जीत गए। ये कराची में और नजर नहीं आया इनका, तो वो पिंडी में हुई है। बाकी ये जिन लड़कों पे रिलाई कर रहे थे वो इतना परफॉर्म, तो मेरे ख्याल से आप इनकी परफॉर्मेंस की थी, तो अगर ये शुरू में हो जाती तो ये टूर्नामेंट में 4 चांद लग जाते हैं और कंपटीशन जो है ना बहुत सख्त होता। मगर बेसिकली हुआ ये कि इनकी डिसअपॉइंटमेंट हुई, शुरू में मैचेस जरा से हार गए, तो इसकी वजह से टीम क्लिक नहीं कर, और 1-2 बैट्समैन जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन थे तो वो भी था, तो बाद में उमैर यूसुफ को मौका दिया गया, उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस की। मगर ये कि ग्राउंड रियलिटी तो वो जो कप्तान होते तो वही बनाते हैं, किसी को पहले मौका दिया जाता है, किसी को बाद में मौका दिया जाता है। तो बस ये कि बेटर रही कि ये उठ नहीं सकी, मतलब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने कहा। अच्छा, अब ये टीम सिलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं ज़फ़र भाई? ये भी तो बताइए कि ये जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है, जो फेवरेट टीमों में जिसका शुमार होता था, ये यकायक इसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ और 2 सीज़न तो पिछले बहुत ही ज़्यादा मायूसकुन रहे हैं। क्या समझते हैं किन चीज़ों की तब्दीलियों की ज़रूरत है? और ये भी कहा जा रहा है कि सरफराज की कप्तानी में अब वो बात नहीं है, शायद उनको अगर कप्तानी से हटा दे तो ये टीम बेहतर हो सकती है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? ऐसा है कि अगर टीम ही अच्छा नहीं करेगी तो कप्तान क्या कर लेगा? बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि यही वो कप्तान है कि शुरू के 3 जो इनके एडिशन जो मैचेस हुए, तो टॉपो टॉप जो है ना वो आपकी कोयटा ग्लैडिएटर ही जा रही थी ना, जब दुबई में इधर ये इवेंट शुरू हुए, उसके करीब तो कुछ आ ही नहीं रहा था। और ये जो लाहौर कलंदर है और मुल्तान सुल्तान, तो वही इस में आती थी जो इस वक्त पोजीशन में कोयटा ग्लैडिएटर और कराची की है। तो उस जमाने में बड़ी फेवरेट चल रही थी कराची की टीम और कोयटा ग्लैडिएटर। तो इनका दुबई में देखिए ग्राफ ऊपर था, और उस वक्त कप्तानी और एवरीथिंग जो नहीं है बहुत अच्छी जा रही। सब वजह ये थी कि टीम लड़कों की परफॉर्मेंसेस अच्छी हो रही थी, टीम का कॉम्बिनेशन था, टीम जीत रही थी, तो वाह 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 होती थी। अब वही कप्तान है, जब जीतता था तो करते थे। अब ये कि इस वक्त टीम का जो मोरल है बैटिंग का और बॉलिंग का, वो
थोड़ा सा ग्राफ शायद नीचे गया, जिसकी वजह से या कम्बिनेशन नहीं बन सका, और जो इन्होंने वेस्ट इंडीज के प्लेयर फास्ट बॉल खिलाए हुए थे और दीगर दूसरे खेल रहे थे, उनकी भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जा नहीं रही थी। फिर इन्होंने जो इनका जो श्रीलंका का मेन बॉलर जिसे ज्यादा मतलब हैवी अमाउंट में उठाया था, वो आखिरी वक्तों में बैक कर गया, तो वो इनके लिए भी बड़ा सेट बैक हुआ मेरे हिसाब से। बिल्कुल, आप समझते हैं कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे उनका दस्तयाब ना होना और ख़ासतौर पे बॉलर, तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ। जी यासिर देखो, पिछले लगातार चौथा साल है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच सकी है, तो कंसर्न तो है। और जाहिर है जब टीम हारती है तो सबसे ज़्यादा तनकीद सरफराज को उठानी पड़ती है। अभी बात की जफर भाई ने कि हसरंगा बनिंदो हसरंगा जिनको लेना था और उन्होंने शुरू में ही मना कर दिया, पूरे टूर्नामेंट में नहीं आए। जेसन आए चले गए, फिर आए, एक ही मैच में वो परफॉर्म कर सके, बाकी जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। दीगर जो खिलाड़ी थे, शायद नवाज, मुझे वो चीज़ नज़र नहीं है। इफ्तिखार की 1 या 2 इनिंग्स हमें नज़र आई, उमर अकमल 1 इनिंग खेल दी उन्होंने, वो भी कुछ नहीं। जो इनको मैचेस जितवाए, 2 मैच गप्टिल ने जितवाए, 1 मैच जितवाया जेसन रॉय ने, जैसे मैंने आपके बात किया। एक हमें नज़र आया था कि थोड़ा सा मैच परफॉर्मेंस पे कलेक्टिव, लेकिन वो भी इनकी टीम मैच हार गई। तो जब चीज़ें होती हैं तो देखना है, हो सकता है कि टीम कॉम्बिनेशन का इशू हो, क्योंकि जब टीम हारती है तो कप्तान को तो लेकिन सरफराज उन खिलाड़ियों में से हैं जो तनकीद बर्दाश्त करते हैं, वो उनमें से नहीं है कि छुप के बैठ जाए, चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले, हम सब जानते हैं। उनको इतने अरसे के बाद टेस्ट सीरीज में मौका मिला, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैन ऑफ द सीरीज बन गया, 4 सेंचुरी भी बना दी और 3 इनिंग्स में 50 बना दी, 4 में से हर इनिंग्स में बहुत अच्छा खेले। तो अभी स्टिल अभी तो जाहिर है परेशानी का वक्त है कोयटा के लिए मुश्किलात हैं। मोइन खान, आज़म खान, खुद नदीम उमर साहब, इन सबको बैठना होगा, सोचना होगा कि क्या हम ऐसी स्ट्रेटजी करें कि एटलीस्ट अगले साल प्लेऑफ्स के लिए तो हम क्वालिफाई करें, क्योंकि जब लगातार 4 साल आपकी टीम क्वालिफाई नहीं करती ना, तो मोरल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पर सोचना पड़ेगा। और आई थिंक अगर अच्छा सिलेक्शन होगा, टीम शुरू से जय होकर खेलेगी और सारी चीज़ों को भुला के जाएगी, तो बेहतर होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं बाकी मानदा जो टीमें हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की और पेशावर ज़ल्मी की टीम। जी बिल्कुल। और परफॉर्मेंस में तसलसल जो है वो देखने में आपके आया मुशाहिदे में, या आपको लगा कि इसमें भी मद्दोजज़र है और उतार चढ़ाव जो है वो होता रहा है? फरमाइएगा। देखिए, टीमों में अगर हम लाहौर की बात करें तो बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रही है। 7 मैच जीतना, वो 1-2 मैचेस वो हारे या 3 हारे, ठीक है। लेकिन मुल्तान की टीम ने शुरू में जिस तरह से हाई फ्लाई किया था ना, 5 में से 4 मैच जीते, उस वक्त तो ये लग रहा था कि ये सबसे अच्छी टीम है। और लेकिन उसका जैसे ही वो अपने ग्राउंड से, होम ग्राउंड से हटे, दीगर में आए, तो वो परफॉर्मेंस उनकी लगातार 3 मैच हार गए, फिर उन्होंने कम बैक किया। जो चीज़ मुल्तान की जो सबसे अच्छी है ना, वो उनकी मजबूत बैटिंग लाइन है बहुत, ठीक है। और रिजवान, मोहम्मद रिजवान का कंसिस्टेंट होना, 483 रन के साथ टॉप स्कोरर हैं पूरे टूर्नामेंट के अभी तक। 500 हो जाएंगे अगर 16 रन और बना लेते हैं तो पहले खिलाड़ी होंगे। उस्मान खान ने जिस तरह धुआंधार डैशिंग बैटिंग कर दी, हर दिन ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर उसकी झलक भी दिखा दी आगे मैचेस में तो वो बहुत कुछ हो जाएगा। राइली रोसो एक झलक दिखा चुके हैं, सब जानते हैं कि अगर वो एक दफ़ा सेट हो गए तो कुछ भी सके। टिम डेविड ने एक 75 रन की बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी। कैरन पोलार्ड भी अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं। तो उसामा मीर की बॉलिंग, एहसानुल्लाह और अब्बास आफदी टॉप विकेट टेकर, इनका तो अगर हम देखते हैं तो इनकी तो टीम में कोई खामी तो आपको नजर नहीं आती। खामी नजर नहीं आती। अच्छा लीड कर रहे हैं रिजवान, अच्छी खुद भी बैटिंग कर रहे हैं, दीगर खिलाड़ियों को भी खिला रहे हैं। तो इनकी तरफ से बज़ाहिर तो ये कि आप ख़राब खेल रहे सबके सब, जिस तरह हुआ है कि एकदम से कोलैप्स हो गए तो बात दूसरी है। अदरवाइज अगर ऑन पेपर देखें तो किसी की बॉलिंग मजबूत, किसी की बैटिंग मजबूत। मुल्तान की पहले बॉलिंग हम मजबूत नहीं कह रहे थे, लेकिन जो परफॉर्मेंस एहसानुल्लाह, अब्बास आफरीदी ने दे दी, उसके बाद तो फिर आप के बाद तो उनकी बैटिंग बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। और मैं फिर आज आपसे ये कहूँगा, कल भी मैंने कहा था कि यहाँ थोड़ा सा एक जुल्म हुआ है कि अब्बास आफरीदी को अफगानिस्तान की ख़राब सीरीज के लिए नहीं रखा गया, और उसामा मीर, ये इनको दोनों को आना चाहिए था। और डुप्लीकेशन हो रही है। आप देखें, मोहम्मद नवाज भी है, इमाद वसीम भी है, जरूरत नहीं थी। आप एक ही को खिलाएंगे तो इससे अच्छा है कि मोहम्मद नवाज को आप यहाँ रख देते, उसामा मीर को ले लेते, अगर एक स्पिनर आपको मिल जाता। वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ के होते हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ अच्छी फॉर्म में है, वसीम जूनियर की वो चीज़ नज़र नहीं आती, तो उनको आप इधर कर देते और अब्बास आफरीदी को ले लेते।
शान मसूद टेक्निकली तो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन चूंकि T20 में या सीरीज में भी अभी इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, तो उनका थोड़ा सा एक आईब्रो उठता है। अदरवाइज टीम बहुत अच्छी है, तमाम खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। जेल होकर खेलेंगे, कंबाइंड होकर खेलेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो बातें चल रही हैं अब ग्राउंड, कोई कहता है कि शादाब को मुबारकबाद नहीं दी उन खिलाड़ियों ने जो बड़े मैं आ रहा हूँ उस तरफ, मैं आ रहा हूँ जरा। हाँ, इसके ऊपर मैं जरा बात करूंगा जफर भाई से, पहले जरा बताएंगे। इसके ऊपर राय ले लेते हैं जफर भाई की, फिर इसके ऊपर आते हैं इस मौजू के ऊपर कि जो टीम सिलेक्शन हुई है। अच्छा, जफर भाई से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, जरा दोबारा उनको जो है वो राब्ता कर लें। अच्छा जी, अब ये बात सोशल मीडिया पे भी इस बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आज आपको पता है कि सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम हो चुका है, और अगर किसी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, या अगर अभी हम ये गुज़िश्ता 4 या 5 सालों में देखें, चंद एक खिलाड़ी तो खेले ही महज सोशल मीडिया के दबाव के ऊपर हैं, जिसमें फवाद आलम शामिल हैं और दीगर खिलाड़ी शामिल हैं, या ताबिश खान को देखते हैं। अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद ना फवाद आलम की वापसी मुमकिन होती, ना ताबिश खान को टेस्ट कैप मिलती, और इसी तरह दीगर खिलाड़ियों को मौके नहीं मैसर आते। तो अब ये कप्तानी के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे हैं, और आपको पता है अब एक मीडियम ट्विटर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। खिलाड़ी उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ राय भी दे रहे हैं, और उसके ऊपर आपको पता है कोई तंजिया जुमले भी एक दूसरे पे कस देते हैं। जरा फरमाइएगा कप्तानी के हवाले से जो कुछ अब तक सामने आया है, क्या आपको लगता है कि बोर्ड ने खड़ा कर दिया खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ? ये समझ में नहीं आया है कि ये मामला क्यों उठाया गया है। हर चीज़ स्मूथ चल रही थी, कोई इशू नहीं था। आपको खिलाड़ियों को रेस्ट देना था, उनको पहले बता देते आप कि भाई आप लोग रेस्ट कर ले, रमज़ान है, आप 1-1.25 महीने 1.5 महीने आपने PSL खेला, आगे न्यूजीलैंड की टीम आ रही है एंड ऑफ रमज़ान, तो आप उसमें अपने तो रेस्ट दे देते, पहले से बता देते, सबको सब कुछ हो जाता। शादाब का ये बयान आना कि जी वो सहाफ़ी से कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता, मैंने तो बाबर से पूछा था, उनको भी नहीं पता। और फिर सब तरफ ये न्यूज़ चल रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान हो गए, तो फिर शादाब खान कैसे कप्तान हो गए। शाहीन शाह अफरीदी का ये ट्वीट रात में 12 बजे के बाद आना कि पाकिस्तान का एक झंडा लगा दिया और उनके साथ बाबर आजम और रिजवान की एक तस्वीर लगी है जो प्लेइंग ग्राउंड में, वो उसका मतलब ये है कि हमें कोई वो नहीं इशू है, बिया पाकिस्तानी नहीं है। तो ज़राए तो ये भी बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने मना किया है, उसके बाद शादाब खान को लिया गया। हालांकि शादाब खान के नंबर पहले बनता था, सीनियर थे, शाहीन शाह अफरीदी इनके अंडर खेल सकते हैं। अगर शादाब को खिलाया जाता और शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होते तो शायद वो थोड़ा सा आईब्रो उठने वाली बात थी, लेकिन यहाँ नहीं थी। देखिए सोशल मीडिया पे जो बातें आती है ना, उसमें अक्सर जो है वो यही होता है कि आपके लिए आई ओपनर होता है कि भाई यही समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि जब हर चीज़ स्मूथ चल रही थी ना, इतना अच्छा PSL चल रहा था, सारे खिलाड़ियों को नए को मौका देना था, ये अचानक से ये चीज़ क्यों हुई है। और बल्कि ये भी कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब को बाज़ सीनियर प्लेयर को फ़ोन करके बताना पड़ा कि भाई कुछ नहीं है, अभी न्यूजीलैंड टीम आ रही है, अब टीम में वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ ये भी तो होता है ना कि अफगानिस्तान के खिलाफ किसी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक दो खिलाड़ी ने वो रिटेन करना पड़ेगा अगले उसमें, वो फिर उनको अगर जरा सा प्रेशर पड़ेगा। जफर भाई लाइन पर आ गए हैं, जरा जफर भाई से थोड़ी इस बारे में बात कर ली जाए, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। जफर भाई टीम सिलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? मुतमईन है नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, खास तौर पे जो इस PSL के अंदर जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, साइम अयूब और दीगर इसमें नाम शामिल हैं, आप मुतमईन हैं टीम सिलेक्शन से? हेलो जी जी जफर भाई, मेरी आवाज? हाँ नहीं, ये जो साइम अयूब का नाम ले रहे हैं और ये उस्मान खान का, ये सब कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा थे ना। जी जी, तो वहां से जितने भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो कोयटा ग्लैडिएटर से निकल के गए हैं, वो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। जी जी, और माशाल्लाह ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कोई प्लेयर ऐसे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे लाइक आजम इंट्रोड्यूस हुए, मोइन खान के बेटे। बाकी साइम अयूब अभी 21 साल के हैं और आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, मैं समझता हूँ एक मैच्योर्ड क्रिकेटर की तरह से, और उसने जिस तरह से इनिंग खेली है वो काबिल तहसीन है। और ये नए यंगस्टर्स को भी बड़ी उसकी बोस्ट मिलेगी ताकि उन लोगों को भी इसी तरह परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, क्योंकि ये आज शॉर्ट टर्म की क्रिकेट हो रही है। हर कोई कहता है कि मुझे PSL में मौका मिले, मगर ये साइम अयूब की मिसाल है कि उसे कम एज में मौका मिला और उसने परफॉर्मेंस की। बेसिकली ये दरियाफ्त जो है कोयटा ग्लैडिएटर की, और मैं इसमें सारा क्रेडिट आजम खान को दूंगा। ठीक है, आपने सारा क्रेडिट आजम खान को दिया कि उनकी वजह से ये जो खिलाड़ी है मंजर आम पर आया, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते और कारकर्दगी दिखाते। भरपूर मौका देने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे जफर भाई बहुत सारे खिलाड़ियों को नज़रअंदाज भी किया गया। अब बिस्मिल्लाह एक विकेट कीपर बैट्समैन था, बिस्मिल्लाह खान, बड़ी शानदार उसने परफॉर्मेंस भी दी थी, उसमें बड़ा करंट भी नज़र आया, लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन जो वो गायब हो गया। तो उसका सवाल किससे किया जाए, ये तो बताइए। नहीं, मगर होता क्या है कि अगर आप इधर से डिस्कार्ड हुए तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस करें ना, उसमें भी दे। और अगर आप एक
50-60 रन पे अगर चाहें कि हर पूरे मैचेस खेलें, ऐसा नहीं होता। ये कंपटीशन होता है, इसके अंदर कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, जिसकी मिसाल आपके साइम अय्यूब की है। हाँ। क्योंकि बिस्मिल्लाह खान को भी मौका मिला, वो भी अच्छे प्लेयर है, मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, अच्छे प्लेयर है, मगर वो मौका शायद अपना जाय कर गए। उसको कंटिन्यू वो जैसे शारजा में खेले थे, उनको वही परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। तो वो भी इस गेम का हिस्सा होता है। इसमें जो नए बच्चे होते हैं उनको फौरन मौका दिया जाता है। अगर वो परफॉर्म करते रहेंगे तो फिर वो प्लेयर टीम में रहता है, जिसकी मिसाल आपके सामने साइम अय्यूब और आजम खान की है। क्या मजाल को कोई निकाल के तो दिखाए इसकी परफॉर्मेंस है। क्योंकि जब सीनियर्स की टीम बनती है, सीनियर्स बैठते हैं, तो वो सीनियर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बनिस्बत जूनियर्स के। जिसकी मिसाल आप देखें ना कि एक मैच में देखे हफीज काम आए नहीं आए, जी जी टीम के साथ थे, उससे पहले क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि यार ये लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है, इतने सीनियर हो गए। तो उसी ने मैच जिताया ना, एक मैच जिसमें उसने बिल्कुल बड़ा टोटल चेस किया था 250 प्लस। हाँ जी हाँ, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो ये तमाम चीजें होती है क्रिकेट में। बस यही होता है, जो फ्रेंचाइज होता है वो तो ये कहता है कि जो भी लड़का हो भले कैसा हो, उसको परफॉर्मेंस चाहिए, और परफॉर्मेंस अच्छी करेगा तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। उस्मान खान ने जिस तरह बैटिंग की है, ये भी तो इसी के प्लेयर है। फर्स्ट क्लास में बेचारा आउट हो गया था जल्दी, मगर उसके बाद से इसको जो मौके मिले उसमें इतना नहीं मिल सके जितना कि दूसरों को मिले थे। अब उसको मौका मिला और श्रीलंका में खेला, बांग्लादेश खेला और यूएई के में खेल रहा है, और वो वहां सेट हो गया जहां उसे मौका मिला, और उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर दी। तो शायद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसकी तरफ देख रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। मुनीर भाई, अभी ये तो टीम सिलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी। जफ़र भाई ने एक दो चीज़ों की निशानदेही कर डाली कि नौजवान अगर कंसिस्टेंट होंगे तो उनको फिर मौके मिलेंगे, और फ्रेंचाइज भी शायद यही सोचती है। देखिए एक चीज़ आप खता कलामी होती है, माफ़ी चाहता हूँ। एक चीज़ जो है वो अब इन खिलाड़ियों को मौका तो मिल गया जी, लेकिन इनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पिंडी की विकेटें नहीं है जहां आप रन्स के अंबार लगा रहे हैं या कुछ नहीं है। आपको शारजा में भी बहुत, शारजा की विकेटें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि आप उसमें रन बने, वो भी रन बनते हैं, स्पिनर्स वहाँ ज़्यादा कामयाब होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर है, ये T20 इंटरनेशनल, इट्स नॉट T20 इंटरनेशनल है। तो वहाँ जाके अब अब्दुल्ला शफीक को भी परफॉर्म करना है, साइम अय्यूब को भी करना है, आजम खान को भी करना है, एहसान उल्लाह को भी करना है, जिन जिन खिलाड़ियों को नहीं लिया गया सबके। देखिए इन सब का भी अब इम्तहान है। इनको ये तो चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि इन नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। पहली मरतबा 4 प्लेयर तो ऐसे हैं जिनका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ, 2-3 प्लेयरों का कमबैक हुआ है जिनको हम भूल गए थे, जैसे इमाद उसमें है, इमाद को बिल्कुल हम भूले बैठे थे। तो अब इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये भी परफॉर्मेंस दें। अब इनको परफॉर्मेंस देना होगा, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, वहाँ जाहिर है कुछ मौके मिलेंगे। तो इस तरह से फिर पाकिस्तान के लिए अच्छे T20 प्लेयर मिल जाएंगे, ताकि अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 में, उसमें पाकिस्तान के पास एक अच्छी लॉट मौजूद हो, अच्छा हो गया, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ हो गई और आपका वो भी हो। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, चलें हम तो सारे ही मामलात पर गुफ्तगू कर लेते हैं। यहाँ एक बड़ा मसला रहा है, मैं खुलकर बात करूँगा, जो प्लेयर पावर का है, और उसकी निशानदही शाहीन आफरीदी कर रहे हैं। दानिस्ता कर रहे हैं या नादानिस्ता है, लेकिन वो निशानदही कर रहे हैं। ये चीज़ें इंडिकेशन है इस चीज़ की कि प्लेयर पावर है, 3 खिलाड़ियों का मिलकर इसमें होल्ड है, जो कि चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। कप्तानी के मामले पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है जो कि नज़र आ रहा है। अब ये बताइए कि अब दूसरी तरफ वो खिलाड़ी हैं जो एक अलग ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है, जिसमें अहमद वसीम है और दीगर खिलाड़ियों के साथ शामिल हैं। ये बताइए किस तरफ लेकर जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो खिलाड़ी जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टीम में उनकी जगह भी बनती है। अगर इस तरह का एटीट्यूड होगा उनका, तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि अगर कप्तानी में आगे जाकर कोई तब्दीली होती है तो यही प्लेयर पावर जाके आगे मसला करेगी और वो खुद को जो है ऑप्ट आउट करेगी मैचेस से। देखिए ये तो मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से हमें रहे हैं। कभी भी ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना अच्छा नहीं मिलता, वहाँ पे भी ग्रुपिंग हमेशा से रही है और सब जानते हैं। बाज़ खिलाड़ियों के खिलाफ तो बाकायदा कुरान पे कस्में खा गई कि हम इनको ऐसा ही बहुत ही बुरे सूरत हाल थी। अब शायद वैसी पोजीशन नहीं है, काफ़ी बेहतर है। लेकिन देखें इमाद वसीम को अगर कप्तानी के भी आप बात करते हैं तो अभी तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि दायरा शादाब भी है, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, रिजवान भी है, ख़ुद बाबर हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र नहीं आ रही। इमाद का ये ज़रूर है कि इमाद ने
पर्सनल परफॉर्मेंस दे के टीम में जगह बनाई है, ये उनको क्रेडिट जाता है। यानी एज ए कैप्टन वो 7 मरतबा नॉट आउट रहे हैं 10 में से, और 136 का उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा एवरेज सबसे ज़्यादा जो एवरेज अच्छा है वो पूरे टूर्नामेंट में वो इमाद वसीम का है। तो इमाद वसीम को की परफॉर्मेंस में विकेटें मिली, उन्होंने शुरू में भी ओवर कर लेते हैं, कैप्टनसी भी अच्छी कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी टीम की बात है, अभी तो उनको अपनी टीम में जगह बनानी है। जैसे नवाज उनके साथ लगे हुए, एक आध मैच में परफॉर्मेंस दी तो फिर नेक एंड नेक मुकाबला चलेगा, तो वो मुकाबला तो अभी उनके लिए है, क्योंकि नवाज ने तो उनको बिल्कुल आउट कर दिया था ना, हम तो भूल गए थे इमाद वसीम को। इस दफा न सिर्फ नए तरीके से सामने आए बल्कि बहुत अच्छी और बड़े क्रूशल मौके पे बैटिंग की है, मुश्किल जब हालात थे उस वक्त बैटिंग की है। मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि जो 3 बहुत क्लोज मैच हारी है कराची, अगर यासिर वो 3 मैच जीत लेते तो प्ले ऑफ में होते इस वक्त। थोड़ी उनकी बैड लक भी चली थी, तो ये सूरत है। बिल्कुल ठीक है जी। जफर भाई, अब ये बताइएगा कि पीएसएल के हवाले से कौन सी टीम है जिसको आप समझते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता साल जो मैचेस हुए, जो टीमें प्लेऑफ्स में आई हैं, ये कमोबेश वैसी ही सूरत हाल है, तो कौन सी टीम इस दफ़ा देख रहे हैं कि डोमिनेट करेगी और प्लेऑफ्स का मरहला शुरू होने वाला है? क्या आपको लगता है कोई तब्दीली हो सकती है? क्योंकि T20 क्रिकेट जो है वो किसी भी हक में जा सकती है, जिस टीम का अच्छा दिन होगा तो वो शायद जीत सकती है। क्या सूरत हाल यहाँ पर मुख्तलिफ नज़र आती है, या ऐसा महसूस होता है कि वही पिछले साल जो कुछ हुआ इस साल भी वो होगा? फरमाइए। नहीं, मेरे ख्याल इस दफा जरा डिफरेंट है। तमाम टीमें आखिरी वक्तों में सब ने जान पकड़ ली, जो ऊपर जा रहे तो वो नीचे चले गए ग्रुप में, ठीक है ना। तो ये तो पार्ट ऑफ ए गेम, ये तो हिस्सा होता है। मगर टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है ना वो काफी कंबाइंड है, उनका जो ना बैकअप बहुत अच्छा है, उनके बैटिंग में स्ट्रेंथ बहुत है, उनको मतलब ये कि चेस कर सकते जितना भी टारगेट हो। मगर अभी लास्ट मैच जो वो तो जिसमें 100 रन में आउट हुए ये लोग, तो वो सब पार्ट ऑफ ए गेम का हिस्सा होता है। इसी तरह लाहौर कलंदर की टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो उसमें अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, फखर जमान वगैरह टाइप के प्लेयर्स हैं, और फिर दूसरे भी इनके हारिस वगैरह जो बॉलर्स, बॉलिंग का तो इनका तो मतलब ये चारों टीमों में मुवाजना करेंगे। मैं समझता हूँ बॉलिंग की स्ट्रेंथ जो है ना वो लाहौर की बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद और लाहौर जो नहीं है ये काफी मद्दे मुकाबिल होंगे। बिल्कुल ठीक है। आपको महसूस होता है कि ये दोनों टीमें जो फाइनल में आएंगी? मुनीर भाई आखिरी हाँ, दूसरी टीमें भी अच्छी हैं, वो पेशावर जुल्मी भी है और ये मुल्तान सुल्तान भी है, टीमें तो सारी बराबर हैं। मगर टेक्निकली तौर पे थोड़ी मैं बात कर रहा हूँ, जो इनके एक ज्यादा अच्छे जो हैं वो ये दोनों टीमों के हैं। बिल्कुल ठीक है। चल जी मुनीर भाई, आखिर में क्या कहेंगे? ओवरऑल अगर देखें, मैंने आपसे कहा नया दिन होता है, कोई भी टीम परफॉर्मेंस, जैसे हर टीम के पास ऐसे प्लेयर हैं जो तने तना टीम को जितवा सकते हैं। और यहाँ भी अगर हम पेशावर की बात करते हैं तो साइम है, बाबर है, मोहम्मद हारिस हैं, TKC हैं, सभी जानाना अंदाज से बैटिंग करते हैं। बॉलिंग भी इनकी अच्छी, इनके बाद रॉबिन पॉल भी हैं, राजा बक्सो को खिलाया था, वो भी बड़े जानाना हिटर हैं। लेकिन पेशावर की टीम जो है ताहिर है सबसे चौथे नंबर पर आई थी, तो जो टीम टॉप पर है या टॉप टीम सेकंड पोजीशन पर है उनका ज़्यादा हमें लगता है कि है। मुल्तान की टीम सबसे बैलेंस टीम लग रही है अगर बॉलिंग और बैटिंग दोनों की बात करें। जिस तरह से एहसानुल्लाह अफरीदी ने, अब्बास अफरीदी ने बॉलिंग की, अगर इसी तरह से रहे, विकेटें भी ली और रन्स को कंटेन किया, तो मुल्तान के पास तो फिर नए रूप में देख सकते हैं एहसानुल्लाह वगैरह को, क्योंकि टीम में नाम आ जाना एक क्रिकेटर के लिए एक सबसे बड़ा उसका ख्वाब होता है। जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसका रंग रूप सब चेंज हो जाता है। बहुत अच्छी बात की आपने, नो डाउट। वो अब हमें नई चीज नजर आएगी, बिल्कुल नई चीज नजर आएगी। वो यहीं से कोशिश करेंगे, ये समझेंगे कि प्ले ऑफ उनके लिए अब इंटरनेशनल शुरू हो गया है और ये करेंगे। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल ठीक है। चलें मुनीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जफर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही है। इंशाल्लाह आपको ज़हमत देते रहेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और जनाब कल जब ये मरहला प्ले ऑफ्स का शुरू होगा तो इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।